नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन दीप से एम्पायर में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वा प्लस आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब ये क्या होता है गुरुत्व प्लस आकर्षण, इसके बारे में हम आज जानेंगे विस्तृत। और हम जानेंगे क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और ग्रेविटी, और ये भी बताऊंगा कि फ्री पतन क्या होता है और कहाँ से ये ग्रेविटी की शुरुआत हुई। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है। और आपको इतना पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो हम जनक बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, न्यूटन को बोलते हैं। ठीक है। और न्यूटन के बारे में हम पहले भी बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनकी गति विषयक नियम हमने देख लिए तीनों, और भी बहुत सी चीज़ें हमने देख ली उनके बारे में। तो अभी देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि जो हमारी पृथ्वी है इसका चक्कर लगाती है चंद्रमा। ठीक है। और जो पृथ्वी है ये किसका चक्कर लगाती है, सूरज का। ठीक है, 9 ग्रह होते हैं ना। तो ये चीज़ें तो हमको पता है, चलो ये तो बेसिक हो गया। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो हमने ये देखा है कि वो कुछ ऊपर तक ऊंचाई तक जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वह कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद नीचे को आ जाती है, यानी फिर वो क्या होता है नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं, यानी ये एक मान्यता है कि जब न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के बारे में हम पहले भी बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्या हुआ था कि एक सेब उनके सर पे गिरा। ठीक है, वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और क्या हुआ, ऊपर से एक सेब टूटा, उनके सर के नीचे गिरा। तो यहाँ से ही पूरी कहानी होती है शुरू। फिर उन्होंने थोड़ा लगाया अपना दिमाग। ठीक है। तो सेब के नीचे गिरने की जो क्रिया थी उसमें क्या हुआ कि न्यूटन को सोचने के लिए उसने प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब में को अपनी ओर आकर्षित करती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें सोची। उसके बाद क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है, यानी उन्होंने इतनी सी चीज़ें सोची। उन्होंने ये सोचा कि अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अपनी कक्षा में प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी भी क्या है कि सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है, वरन क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी की ओर गिरते रहता है। ठीक है, ये उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने अपनी बात ऐसी सोची उन्होंने। ठीक है, यहाँ यहाँ तक उन्होंने उनकी सोच गई पहले। अतः क्या हुआ कि यह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो। इसमें क्या है कि एक बंदा है, ये पत्थर द्वारा नियत परिणाम के वेग को वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गति करवा रहा है। और आपने भी ये जरूर किया होगा अपने बचपन में, पत्थर घुमा के बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, ये वाला चीज़ आपने किया होगा। तो पत्थर को धागे से छोड़ने पर क्या होता है कि एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में क्या करता है, हमारा पत्थर गति करता है। तथा क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो गति की दिशा होती है वो क्या होती है, बदलते जाती है। दिशा के परिवर्तन में, जो उसकी दिशा में परिवर्तन में, ठीक है, दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण क्या होता है, सम्मिलित होता है। जिस बल के कारण क्या होता है, यह त्वरण होता है। तथा जो उस वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील कराता है वह क्या होता है, बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल भी हमने देख लिया क्या होता है, वो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। इस बल की जो अनुपस्थिति के अगर यह बल अनुपस्थित होता है तो उस अनुपस्थिति में क्या होता है, पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यानी क्या होता है, जब हम उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, उसके बाद हम उसको रैंडमली छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वो एक सरल रेखा के पथ में जो है हमारा पत्थर वो चले जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर क्या होता है, एक स्पर्श रेखा होती है। यही जो सरल रेखा होती है ये हमारे वृत्तीय पथ पर क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम से समझिए। ये यहाँ पे कोई इंसान था, ये घुमा रहा था पहले और इसने छोड़ा, तो ये क्या होगा, आप ऐसे जाएगी ना ये। ठीक है, यहाँ पे सीधी जाएगी, यानी इसको टच करते हुए जाएगी हमारे वृत्त को। ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। अब अभिकेंद्र बल क्यों मिल पाता है भी हमने देख लिया। यदि ऐसा कोई बल नहीं होता तो चंद्रमा एक समान गति से क्या होती, रेखीय पथ में चलते जाता और पता नहीं कहाँ तक चले जाता। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, आप खुद सोचिए। ठीक है।
यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं? अगर ऐसा होता तो हम ये भी देखते ना कि पृथ्वी भी सूर्य की ओर, सॉरी, पृथ्वी भी कहाँ सेब की ओर गतिशील होती, यानी वहाँ उसकी ओर आकर्षित होती, लेकिन हम तो ऐसा नहीं देखते हैं। और यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ रखी है, गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के वृत्त क्रमानुपाती होता है। क्या होता है वो? वृत्त क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये हमने देखा था कहाँ पे, इससे पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको गति की तीनों समीकरण से बताई थी और उनको हमने किया था वहाँ पे, थोड़ा उनके बारे में डिस्कस भी किया था। और क्या होता है, पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। अब पृथ्वी तो आपको पता है कितनी भारी है, और सेब तो उसके सामने एक बच्चा भी नहीं है, चींटी के समान है। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि जब चंद्रमा पृथ्वी के है, जो हमारी अर्थ है, वो मून की ओर गति क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है हमारी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, किससे? चंद्रमा से, तो इसलिए ये चंद्रमा की ओर आकर्षित नहीं होती है। और हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम यह कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है, तभी तो वो पर्टिकुलर एक कक्षा में ही घूमते हैं ना। अगर वो एक कक्षा में नहीं घूमते तो फिर वो ग्रह भी नहीं कहलाते। ठीक है, आपने देखा जो हमारा 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको ऐसे ही निकाला गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के जो सभी पिंड होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह जो आकर्षण बल होता है, यह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को करते हैं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।